हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लोन एजेंट कैसे बन सकते हो और उसके थ्रू आप अपने कस्टमर को लोन कैसे प्रोवाइड करा सकते हो और जिसमें कि आप जो एक अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और आपको जो है हमारे थ्रू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई कनेक्टर पोर्टल नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर जो बैंक का पोर्टल होता है, जो डीएसए पोर्टल होता है, वही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि ए टू जेड लॉगिन से लेके डिस्बर्समेंट तक का जो सारा प्रोसेस है वो आप अपने हैंड से कर पाओगे। सारी चीज आप देख पाओगे, लॉगिन से लेकर जो भी होता है ना, वो सब कुछ आपको उसी पोर्टल में मिल जाएगा। किसी से कुछ भी पूछने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, कोई उसमें लीड जनरेट नहीं होती है। जिस प्रकार आईडीएफसी फर्स्ट पार्टनर ऐप में होता है कि लीड जनरेट हो जाते है, उसके बाद बैक एंड का भी काम रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है सारा प्रोसेस आप अपने हैंड से कर पाओगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बैंक में काम करने से पहले हमको जो है बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि समझना होता है कस्टमर की फाइल लॉगिन करने से पहले, क्योंकि बैंक में जो है लॉगिन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी कि बैंक की पॉलिसी क्या है, लॉगिन कैसे होगी, किस चीज़ पर जो है क्या फिल करना और कैसे अपलोड करना होता है, क्या क्या जो है हमको अपलोड करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या कंपलसरी है, क्या कंपलसरी नहीं है। क्योंकि बैंक में अगर आपने कोई भी चीज़ मिस्टेक करी तो उसमें जो है चेंजेस होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना, सारी चीज़ें यहाँ से सीख लेनी है। फाइलें फिर आप उनको लॉगिन करिए, सिर्फ आपको एक बार टाइम देना है। यहाँ पे एक तो बैंक की पॉलिसी बताऊंगा, लॉगिन कैसे करनी है, ए टू जेड डिस्बर्समेंट बताऊंगा, और यहाँ पर आपको हमारे थ्रू जो पीपीटी भी दी जाएगी जर्नी के लिए, जिसमें कि आप प्रॉपर उसमें एक एक चीज़ देख सकते हो कि कैसे लॉगिन होती है, अप्रूवल कैसे आता है, और यानी कि और पे आउट आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पॉलिसी और क्राइटेरिया बताने वाला हूं। पॉलिसी मींस के अगर किसी भी कस्टमर का आप जो लोन है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू अगर लॉगिन करना चाहते हो, दिलाना चाहते हो, तो आपको जो है कस्टमर का क्या क्या क्राइटेरिया जो है चेक करना है। तो वो जो क्राइटेरिया है बैंक ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है, तो वो आपको जो है जानना होता है, जब जा करके आप जो फाइल है वो उस बैंक में लॉगिन कर सकते हो। कस्टमर का क्राइटेरिया जो मैच करके ये चीज ओके है कस्टमर की, तो आप जो फाइल है वो लॉगिन कर सकते हो। तो ए टू जेड वो सारी चीजें मैं आपको जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पॉलिसी जानने से पहले भी आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, जिसमें कि जो है उस आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप किसी भी कस्टमर का लोन अप्लाई कर रहे हो या फिर उसको लोन दिला रहे हो किसी भी बैंक के थ्रू, तो आपको जो है उस कस्टमर के ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो एक बार जो है चेक कर लेने। क्योंकि अगर बाद में डॉक्यूमेंट में कोई भी कुछ भी मिसिंग या कुछ कैसा ऐसा पाया जाता है फ्रॉड टाइप का, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें कि वो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया। तो इसीलिए कस्टमर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको जरूर से चेक कर लेना। मैं आपको इसके बेनिफिट बता देता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोसेस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, लॉगिन से लेके डिस्बर्समेंट तक का सारा की सारा ऑनलाइन है, डिजिटली है, और इसमें कोई भी फिजिकल पेपर एज ए डॉक्यूमेंट लेकर के ना तो कहीं सबमिट करने होते हैं ना किसी को देने होते हैं। सारा प्रोसेस जो है इसमें ऑनलाइन और जो है फिजिकल जीरो डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है होता है। यहाँ पे जो लोन है कस्टमर को 1 करोड़ तक का 84 मंथ तक की ईएमआई में दिया जाता है, और सबसे कम इनकम पे जो है यहाँ पे जो है दे दिया जाता है। बैंक में 20,000 सैलरी पर कस्टमर को आप जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू लोन जो है दिला सकते हो। इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट टैट है। स्टैट मीन्स है कि स्टार्ट लेकर के फिनिश तक का जो सारा प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा इसका फास्ट है, यानी कि डिस्बर्समेंट तक का जो प्रोसेस है वो सेम डे या फिर 2 से 3 दिन 2 दिन में जो है हो जाता है। इसीलिए इसका बेस्ट टैट पे आप देख सकते हो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसमें क्या है कि जो कस्टमर का ऑलरेडी पहले कहीं से लोन चल रहा है किसी अदर बैंक और एनबीएफसी के, या कोई क्रेडिट कार्ड है उनके पास, तो उसको भी वो जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू टॉपअप या फिर उसको बीटी करा सकते हैं। जो पहले कहीं और से लोन चल रहा है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से स्टार्ट हो जाएगा, जहां से जिस आरओआई पे चल रहा है उससे कम आरओआई दे दी जाएगी। अगर कोई लोन 16 पे चल रहा है तो आईडीएफसी उसको
14 या 13 तक की ROI दे देगा। और यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड को भी BT कर लिया जाता है, तो उसकी DD बना के कस्टमर के होम पर सेंड करे जाते हैं, यानी कि ROI भी काफी ज्यादा अच्छा कस्टमर को जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे पॉलिसी समझ लेते हैं। सेक्शन बांटे हुए हैं, जैसे कि देख सकते हो लोन अमाउंट अगर कस्टमर का जो 15 लाख से कम है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, नीचे ये सेक्शन बटा हुआ है। लोन अमाउंट अगर 15 लाख से ज्यादा है तो कुछ उसके लिए अलग कंडीशंस होंगी, तो वो यहाँ पे जान लेते हैं। और ये जो है लिखे हुए हैं कि क्या क्या सेगमेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम टारगेट सेगमेंट देख लेते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल ओनली, यानी कि यहाँ पर जो पोर्टल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके थ्रू आप ओनली सैलरीड कस्टमर का लोन कर सकते हो। और हम जो पॉलिसी भी जान रहे हैं वो सिर्फ सैलरीड कस्टमर की ही जो है जान रहा है। यहाँ पर जो है अप्रोक्स 1,80,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। इसमें क्या होता है, जो भी कस्टमर कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब करता है तो उस कंपनी जो है वो लिस्ट होती है किसी कैटेगरी में, जैसे कि उनके जो बिजनेस को लेकर के कंपनी के जब जो है कैटेगरी बांटी जाती है। तो अब अलग अलग बैंकों ने अलग अलग जो है एक अपनी कंपनी लिस्ट बनाई हुई है और उन्होंने जो है उस कंपनी को अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी दे दी है कि ये अगर कैटेगरी है तो जो है काफी अच्छी है। अगर कम कैटेगरी में आती है जैसे कैट C, कैट D, तो जो है हाई रिस्क प्रोफाइल में जाती है। तो कंपनी ने उस प्रकार से कंपनी लिस्ट जो है बनाई हुई है, तो वो कंपनी लिस्ट बताऊंगा मैं जब हम कस्टमर की फाइल को लॉगिन करेंगे। एक बार जो है कस्टमर का जब हम TVR करेंगे तो कैसे आपको चेक करना होता है, किस पॉइंट का हर जो क्वेश्चन आप कस्टमर से पूछोगे तो उससे हमको क्या समझ आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर्विसेबल लोकेशन इसमें जो है 5600 से ज्यादा पिन कोड जो है इसमें वर्किंग है। वैसे तो ज्यादातर पैन इंडिया में वर्किंग ही है। अगर कोई पिन कोड जो है पोर्टल में लॉगिन नहीं होता है लेकिन पिन कोड सीट में वो अवेलेबल है तो वो पिन कोड जो है मैप भी करा दिया जाता है। यहाँ पे जो है टेन्योर देख सकते हो 12 महीने से लेके 84 मंथ तक की जो EMI है वो बनवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक कंडीशन भी लिखी हुई है, 72 और 84 मंथ तक की EMI उनको ही मिलेगी जिनकी एज 28 से लेकर के 51 तक की है, या फिर जो है उनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, या फिर अगर IDFC में उनका सैलरी अकाउंट है तो 35 यानी 35,000 सैलरी पे भी इतने मंथ की EMI जो है वो बना सकती हैं। एज आप यहाँ पे देख सकते हो 23 से लेकर के लेस देन, अगर 15 लाख से कम का लोन अमाउंट है तो 23 से लेकर 60 ईयर तक की जो लोन अमाउंट कस्टमर को 15 लाख से ज्यादा चाहिए तो उसकी जो एज है वो 28 से लेकर 60 तक जो है जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कस्टमर की नेट टेक होम इनकम जो होनी चाहिए वो लास्ट 3 मंथ में 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर 20,000 हो वो अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, यानी कि ग्रॉस पे नहीं नेट पे इसमें जो है कंसीडर किया जाता है 20,000 से ज्यादा जो है होनी चाहिए। अगर लोन अमाउंट 15 लाख से लेके 25 लाख तक के बीच का है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एक कंडीशन लगी हुई है, कैट्स SA A and B, ये कंपनी कैटेगरी है, लिस्ट आपको मिल जाएगी। नेट टेक होम इनकम जो है लास्ट 3 मंथ में 75,000 से ज्यादा होनी चाहिए कस्टमर की। और कैट C के लिए 1 लाख प्लस जो है पर मंथ कस्टमर की जो इनकम है वो देखी जाती है। अगर 25 लाख से ज्यादा कस्टमर को लोन की रिक्वायरमेंट है और उसका जो अप्रूवल आया हुआ है तो उसकी जो नेट होम इनकम है वो 1,25,000 से ज्यादा होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ। ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो FOIR फायर भी इसको जो है बोला जाता है। IDFC फर्स्ट बैंक में ये जो है अप टू 70% तक जो है ले ली जाता है। नेट टेक होम इनकम जो कस्टमर की इनकम आ रही है उसका 70% तक ले लिया जाता है। इसका मैं मतलब भी आपको जो है बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर की जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस है तो उस केस में जो है देख सकते हो कि 70% तक की ही EMI जो है बना सकते हैं, यानी कि 70,000 तक की EMI बना सकते हैं। मान लीजिए कस्टमर पहले से और EMI 50,000 की भर रहा है तो उसकी और EMI 20,000 तक की बन सकती है, उससे ज्यादा नहीं बन सकती है। और इसमें भी कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं कि किस इनकम बैंड में जो है कितना ऑब्लिगेशन लिया जाएगा, कितना जो है फायर जो है लिया जा सकता है। और जो कंपनी कैटेगरी मल्टीप्लायर एप्लीकेबल, अगर 9 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो कंपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लायर अप्लाई होता है।
तो मेन में जो है सबसे ज्यादा जो 75% या फिर जो फायर है वही अप्लाई हो जाता है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर लोन अमाउंट जो है यहाँ पे 15 लाख से कम है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लोन अमाउंट वैसे देखा जाए तो 3 मंथ की EMI आनी चाहिए, तो 3 मंथ अगर जो वर्क एक्सपीरियंस है तो वो चल जाएगा यहाँ पे। और अगर लोन अमाउंट 15 लाख से ज्यादा है तो आप देख सकते हो मिनिमम 6 मंथ इन द करंट एम्प्लॉयमेंट, जहां पर कस्टमर करंट में जॉब कर रहा है उसमें 6 मंथ का जो है एम्प्लॉयमेंट चाहिए विद टोटल 5 ईयर्स ऑफ, और 5 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। रेजिडेंस स्टेबिलिटी में अगर कोई भी जो है इसमें स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, और अगर जो है कस्टमर 15 लाख से ज्यादा का लोन अमाउंट ले रहा है तो उस केस में जो है 1 साल का, अगर कस्टमर जहां भी रह रहा है तो उसमें 1 साल का रेंटेड हाउस के लिए मिनिमम 1 साल स्टेबिलिटी चाहिए, वो वहीं पर रह रहा है। और कोई भी को एप्लीकेंट की इसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सैलरी स्लिप जो है 3 मंथ की, इसमें लेस देन 15 लाख में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये जो है जब हम एग्रीगेटर से करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है सैलरी को फैच कर लेगा, तो अपलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब हम लॉग इन करेंगे ना तो सारी चीजें A to Z समझेंगे। अगर लोन अमाउंट 15 लाख से ज्यादा है तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप रिक्वायरमेंट होती है। ऑफिस का जो वेरिफिकेशन है वो जो है कुछ ही प्रोफाइल के लिए वो कंडीशंस लगती हैं जब प्रोफाइल लॉगिन होती है। कुछ अगर रिस्क प्रोफाइल है तो कराएंगे, अगर जो अच्छी प्रोफाइल है तो नहीं कराते हैं, वो कंपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और जो है कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स कुछ अगर मिसिंग होते तो उस केस में ये जो है यानी कि वो जब ही पता चलेगा, पहले से कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि किस प्रोफाइल के लिए ऑफिस का वेरिफिकेशन भी जाएगा। जैसे कि अगर कस्टमर के पास जो है उसकी कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी अवेलेबल है तो जो है ऑफिस का वेरिफिकेशन जो है नहीं जाएगा। और एप्लीकेबल जैसे कि इसमें भी केस टू केस बेसिस डिपेंड करता है, ऐसे ही रेजिडेंस का। और PD लेकिन मैंडेटरी होती है, फिजिकल डिस्कशन जो है इसमें मैंडेटरी होता है। और बैंकिंग नॉर्म देख सकते हैं, एग्रीगेटर से भी अपलोड कर सकते हैं। लास्ट 3 मंथ का चाहिए होता है, जो कि 10 दिन से ज्यादा पुराना जो है नहीं होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर, और 25 लाख से ज्यादा का अगर कोई केस है तो लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। मिनिमम 3 सैलरी क्रेडिट, 3 सैलरी जो है देखी जाती है। डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट शुड बी सैलरी अकाउंट, जो डिसबर्स होता है वो भी सैलरी में होता है, और कस्टमर की जो EMI कटी हुई लोन का रीपेमेंट होगा वो भी सैलरी ही अकाउंट से होगा। प्रूफ भी जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर लिमिटेड, यानी कि ये भी सिर्फ उनके लिए लिया जाता है कि जो है कुछ ही कंपनी में, जैसे कि अगर लोन अमाउंट ज्यादा हुआ तो भी जो है हाउस ओनरशिप प्रूफ जो है रिक्वायरमेंट हो सकता है। वो जो है जब ही डिपेंड करता है जब कस्टमर की फाइल लॉगिन होगी, जब वो क्रेडिट मैनेजर के पास जाएगी, RCU-FC होगा, जब ही पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा किस केस में होता है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग PL, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक जो है थर्ड लेंडर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कस्टमर के पहले से कहीं से 2 लोन चल रहे हैं और वो लॉन्च कराना चाह रहा है तो IDFC कर देगा। पहले से अगर कस्टमर के 3 लोन चल रहे हैं तो IDFC मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 2 जगह से लोन चल रहा है। तो इसमें नॉट मोर देन 2 एग्जिस्टिंग PL, यानी 2 से ज्यादा और कहीं पर्सनल लोन ना चल रहे हो, थर्ड लेंडर IDFC फर्स्ट बैंक होना चाहिए। अगर लेना चाहते हो फर्स्ट तो वो कर ही देगा। तो जैसे कि बताया 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा चल रहे होंगे तो करेगा नहीं IDFC उस केस में। चेक बाउंस, जैसे कि अगर किसी कस्टमर का जो चेक बाउंस हो गया तो सिर्फ एक चेक बाउंस जो है अलाउड है, उससे ज्यादा होगा तो जो है कंपलसरी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ECS रिटर्न इन लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ऐसे ही सेम जो है 1 से ज्यादा जो है ECS रिटर्न चार्ज नहीं होने चाहिए लास्ट 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट में। और कोई भी EMI बाउंस नहीं होनी चाहिए, ना कोई चेक बाउंस होना चाहिए लास्ट 3 मंथ में अगर लोन अमाउंट 15 लाख से ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया फायर जो है इसमें कितना लिया जाता है। नेट होम बैंड देख सकते हो यहाँ पे, और कैटेगरी देख सकते हो कैट CD। जैसे कि अगर कस्टमर की इनकम 15,000 से लेकर 20,000 तक है और कस्टमर की जो कंपनी कैटेगरी है वो SAB में अगर फॉल करती है तो 35 तक लिया जाएगा। जैसे कि किसी की सैलरी अगर 20,000 है तो उस केस में सिर्फ 35% उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी 7,000 की EMI ही बनाएंगे। और इसमें -1 केस जो है डोएबल नहीं होता है, -1 को नहीं करते हैं। सेम कैट C और कैट D के लिए 7,000 तक की EMI बनाएंगे, जो कि आप देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 1.5 से 2 लाख तक का लोन अमाउंट जो है अप्रूव
हो सकता है अगर 7,000 की EMI बनेगी। यहाँ पर भी इनकम ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि 75,000 से ज़्यादा अगर किसी की सैलरी है तो 75% तक ले लिया जाता है। यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले KYC में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिए जाते हैं। करंट एड्रेस प्रूफ में जो है इसमें आगे जब हम लॉगिन करेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एड्रेस प्रूफ के, तो वहां से मैं आपको जो है एड्रेस प्रूफ दिखा दूंगा। बैंकिंग का जो है जरूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट अपलोड करो या प्रोवाइड करो, अकाउंट एग्रीगेटर से अगर हो जाता है तो उसकी कोई भी डाउनलोड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अगर देखते हो OHP ऑन हाउस ऑनरशिप प्रूफ में जैसे इसकी सेल डीड, टाइटल डीड, इंडेक्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डीड, लेटेस्ट वाटर बिल, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एप्लीकेट नेम, अगर ऑनरशिप प्रूफ जो है मांगा जाता है। बैलेंस ट्रांसफर के लिए जो है फोरक्लोजर लेटर या फिर रीपेमेंट शेड्यूल या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि अगर किसी कस्टमर को पहले से उसको लोन क्लोज कराना है जो चल रहा है तो उस केस में या तो फोरक्लोजर लेटर चाहिए या फिर जो है कि लोन स्टेटमेंट कस्टमर उसी NBFC या बैंक से ले सकता है तो उसको जो है लोन यहाँ से वो क्लोज कर दिया जाएगा। BT के केस में क्या होता है, जो कस्टमर का जिस बैंक से जो अमाउंट पहले से रह गया, मान लो अगर 2 लाख का लोन लिया था और 1 लाख रुपए भर चुका है, उसमें प्रिंसिपल भी जाती है, हम तो आउटस्टैंडिंग देखते हैं। अगर 1 लाख उसका रह गया है तो मान लीजिए अगर आपका IDFC फर्स्ट बैंक से 10 लाख का लोन अप्रूव हो रहा है तो 1 लाख जो रह गया था किसी अदर NBFC का, उसकी जो है DD बनेगी। DD बन के वो आपके घर पर आएगी। वो DD आपको क्योंकि उसी बैंक के नाम से बनेगी, वो DD जिस बैंक में जो आपका लोन चल रहा था वो DD आपको वहां पे सबमिट करनी है। आपका बचा जैसे कि 10 लाख का अप्रूव हुआ था, 1 लाख जो IDFC ने उस लोन में दे दिया, बचा 9 लाख। 9 लाख में से आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह काट करके आपको जो है 9 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जो चल रहे होंगे तो उनमें BT कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से BT का जो कॉन्सेप्ट है वो काम तो मैं आपको यहाँ पर जो है एक TVR दिखा देता हूँ जिसमें कि जो है कस्टमर का ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है, जिसको कि आप टैली वेरिफिकेशन भी बोल सकते हो, जिसमें कि आपको कस्टमर से डिटेल लेनी होती है। अब जो है आगे आप जितनी भी बैंक में, उसको हम डिटेल शीट भी बोल सकते हैं, आप बैंक में आप काम करने वाले हो तो आप जो है हर कस्टमर से जो है ये डिटेल शीट लेना, चाहे वो बिजनेस सैलरीड के लिए तो आपको डिटेल शीट इंपॉर्टेंट लेनी है। KYC वालों की आप जो है बिल्कुल मत लेना, लेकिन सैलरीड की जो भी फाइल आप रेडी करो उनको उनकी जो डिटेल शीट है वो जरूर से लेना। एक प्रोफेशनल तरीका भी जो है हो जाता है और डिटेल शीट को जो है और TVR शीट को डिसाइड करके देख करके पता चल जाता है कि ये फाइल क्या है और कंडीशन क्या है और कहाँ पर जो है लॉगिन हो सकती है। पहले जो आप ये डिसाइडमेंट करना कि हम जो है यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आपको जो है कस्टमर का जो है डॉक्यूमेंट लेने, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वहां से उनका नेम फिल कर लेना, मोबाइल नंबर लेना, मदर नेम, स्पाउस विद डेट ऑफ बर्थ, अगर जो है उनकी शादी हो चुकी है तो उनका भी डेट ऑफ बर्थ डिटेल वगैरह ले लेनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी डाल लेनी है, ईमेल ID ले लेना है। ये बेसिक डिटेल कुछ आपको जो है उनकी ले लेनी है और सैलरी स्लिप ले लेनी है और करंट एड्रेस ले लेना है। ये लेने के बाद आपको जो है उनकी डिटेल फिल करा लेनी है, जैसे कि यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा पिन कोड लिस्ट और कंपनी लिस्ट। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन उसके लिए हैं, कुछ ऑब्लिगेशन काउंट के लिए। अगर आप कस्टमर से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसका क्या मतलब होगा, जैसे कि कस्टमर के पहले से कितने लोन चल रहे हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टमर के पहले से लोन कितने चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कहता है कि मेरे ऑलरेडी 2 लोन चल रहे हैं, तो ओके 2 लोन चल रहे हैं। फिर आपको पूछना है कि वो लोन आपके कहाँ से चल रहे हैं, तो कस्टमर कहता है एक ICICI बैंक से चल रहा है और एक बजाज फाइनेंस से चल रहा है। तो जैसे कि आपने पूछा कि लोन चल रहे हैं तो इसका मतलब कस्टमर का सिविल स्कोर है, अब खराब है या कैसा है वो तो नहीं पता है। फिर भी आप कस्टमर से आप एक बार पूछ लो कि आपने कोई EMI तो बाउंस नहीं करी है। हमेशा कस्टमर ये कहेगा नहीं सारी चीजें ओके हैं, कभी मैंने जो कुछ नहीं किया है, तो आपको फिर भी जो है उसके बाद मान लेने कोई बात नहीं, वो जो है लॉगिन या फिर सिविल स्कोर से चेक होगा। हम जो है सिविल स्कोर की वीडियो अलग बनाएंगे क्योंकि टॉपिक वो बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट को कंप्लीट रीड करना एक अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो ये आपको पता चल गया। सिविल इसका मतलब कस्टमर का पहले से है, और IDM लोन रनिंग के और कस्टमर का जो है पहले से कहां से लोन चल रहा है, 2 जगह से उसने बता दिया तो ठीक है।
इनको हम बीटी भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर कहता है कि मेरा जो लोन है वो चल रहा है क्रेडिट बी से इधर उधर से, तो उनको बीटी नहीं करते हैं। जैसे कि छोटी मोटी जो एनबीएफसी होते हैं उनको बीटी नहीं करते हैं और इनको बीटी कर देंगे, जैसे कि बैंक है और बजाज है, पिरामिल है, इनको बीटी जो है कर देते हैं, और भी यस बैंक वगैरह। हाउ मच ईएमआई कस्टमर टोटल, कस्टमर टोटल कितनी ईएमआई पे कर रहा है। अगर जैसे कि कस्टमर की सैलरी है पहले से 70,000 अगर कस्टमर की सैलरी है और वो 25,000 की ईएमआई ऑलरेडी पे कर रहा है, तो आप जो है उसका पहले तो फायर निकाल लो। जैसे कि आईडीएफसी में हमने जो फायर है वो आपको कितना बताया, अगर उसकी सैलरी जैसे कि इस केस में 65 तक का जो है, यानी कि 45,500 तक की हम जो है कस्टमर की ईएमआई बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर भर रहा 25,000 की ईएमआई, तो 20,000 की ईएमआई हम उसकी जो है और बना सकते हैं। अब दोस्तों, और जैसे कि 20,000 की ईएमआई बना सकते हैं, तो यानी कि हम कस्टमर का लोन है 5 से 6 लाख तक और करा सकते हैं। यानी कुछ एग्जांपल के लिए बता सकते हो, कस्टमर जो करा सकते हो। अब जैसे कि इससे हमें पता चल गया कि ईएमआई पता चल गई और 20,000 की हम यानी कि लोन उसका जो है हो जाएगा। अब आपको ये पूछना है कि कस्टमर का जो लोन है वो एक एक करके कि कहाँ से चल रहा है और कितना चल रहा है और कब हुआ था और कितनी ईएमआई पे हो चुकी है और कितना बचा हुआ है। इसके लिए आपको कस्टमर से हर एनबीएफसी को जिसको भी उसको बीटी कराना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट जाना है तो जो लोन सबसे कस्टमर ने पहले लिया था वही लोन आपको क्लोज कराना है, क्योंकि उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि मान लो बजाज से लोन लिया था और जैसे कि 2022 में लिया था, 24 में जो 2 साल हो चुके हैं और 3 साल की ईएमआई बनवाई थी उसने। हमें यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, 2 लाख का जो लोन लिया था, तो जैसे कि उसका जो प्रिंसिपल है वो 1 साल में भी 50,000 का और बचा हुआ है। यानी कि अभी अगर कस्टमर की 6 ईएमआई रह गई होती तो बैंक क्या कहती है, अगर 6 ईएमआई रह गई कोई दिक्कत नहीं, हम उसको ऑब्लिगेशन नहीं मांगते हैं। जैसा जो लोन चल रहा है 50,000 और 2 लाख का था, तो 1.5 लाख बचा हुआ है, तो 1.5 लाख ये प्लस हो जाएगा। मान लीजिए 7 लाख का और करा सकते हैं हम, तो 1.5 लाख ये ऐड हो गया इसमें, तो कस्टमर का लोन हो जाएगा 7 लाख, 9.5 लाख का लोन और हो जाएगा। इसी प्रकार से आईसीआई बैंक आएगी, चेक कर लेना है। इनसे आपको एक रफ आइडिया लग गया, ये आप धीरे धीरे समझोगे, हो सकता है एक बार में ना समझ आए, धीरे धीरे समझोगे, लेकिन आप ये चीजें जो है समझ जाओगे। तो इस प्रकार से कस्टमर की जो ऑब्लिगेशन अकाउंट करी जाती है और उससे इस प्रकार से जो है डिसाइड होता है कि हम जो है कितना लोन जो है करा सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर करने से ही आपको पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। चाहो तो आप रिपोर्ट निकलवा सकते हो और कस्टमर बता देगा, वो बेटर है, क्योंकि रिपोर्ट काफी ज्यादा लंबी होती है। अगर अच्छा लोन ट्रैक है तो उसको देख करके बाकी चीजें लॉग इन करके पता चलेगी। अब मैं आपको पिन कोड लिस्ट दिखाता हूँ, कंपनी की लिस्ट दिखाता हूँ और फिर हम जो है देखते हैं कि कैसे चेक किया जाता है कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में क्या प्रोफाइल है उसको। तो देख सकते हो कि ये जो है कंपनी लिस्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जो कि आपके सामने जो है आ चुकी है। जैसे कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है कंपनी है, जैसे कि एडवाइजरी, जैसे कि टीवीडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका जो है इंडस्ट्री देख सकते हो कंपनी की, उनका CIN नंबर भी लिखा हुआ है और बिजनेस यूनिट कंज्यूमर ड्यूरेबल है और कंपनी की जो कैटेगरी है वो कैट सी है, यानी कंपनी लिस्टेड है, नो प्रॉब्लम, हम इसको कर सकते हैं। कस्टमर की जो सैलरी स्लिप है उस पे आपको जो है सैलरी देख लेनी है, कंपनी का नेम सर्च करना और उसमें आपको जो है यहाँ पे फिल करके चेक कर लेना बजाज फाइनेंस है, जैसे कि जो भी है बजाज फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस एंड लीजिंग रिलेटेड, और कंपनी जो लिस्ट है वो ACE कंपनी कैटेगरी में लिस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंस, इसमें कैट से यानी कि कंपनी लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी जो है लिस्ट नहीं होती है तो उस केस में आपको जो है क्या करना है वो भी मैं आपको जो है यहाँ पे बता देता हूँ। इस कंपनी को मैंने गूगल पे डाल लिया है, हम जो है यहाँ पे आएंगे बजाज हिल रिसोर्ट्स, तो गूगल ये जोवा कॉर्प वाली एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर इन केस कंपनी कस्टमर की जो है लिस्ट नहीं होती है तो करना है आपको ये वाला काम, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लिस्टेड कंपनी जो है, लिस्टेड कंपनी की एज क्या है, एज ऑफ द कंपनी का जो विंटेज अगर वो 3 साल से 5 साल के बीच में है तो आप जो है RM को बोलकर ये मुझे बता करके कंपनी जो है लिस्ट हो जाती है, मैपिंग हो जाएगी कंपनी, तो फिर उस केस में आप जो है लॉग इन कर सकते हो। इस कंपनी है 19 साल, मिनिमम
3 साल कंपनी की जो कैटेगरी जो होनी चाहिए। तो डेट उसके बाद जो है कस्टमर की कंपनी जो कैटेगरी है वो लॉगिन हो जाती है। तो कंपनी की लिस्ट कराने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो अलग अलग बैंक के अलग अलग हो सकते हैं। किसी में 3 साल पुरानी विंटेज चाहिए कंपनी का और किसी में जो है 5 साल जो है चाहिए होता है। तो वो आप जो है यहाँ पे आके देख सकते हो जो है कंपनी की एज क्या है। तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से एज चेक करी जाती है कंपनी। तो ये तो पता चल गया कि कंपनी लिस्ट कैसे चेक करनी है। अब आपको मान लीजिए कस्टमर कोई आया, उसकी कंपनी कैटेगरी, उसने सैलरी स्लिप चेक करी, आपने उसकी कंपनी कैटेगरी लिस्ट है। अब जो आपको उसका पिन कोड भी चेक करना होता है जहां पर कस्टमर करंट में जो है रह रहा है वो पिन कोड। मान लो कस्टमर है वेस्ट बंगाल से, जॉब कर रहा है वो गुड़गांव में या फिर कोलकाता में, तो आपको जो है कस्टमर करंट में जो रह रहा है वो पिन कोड डालना और वहां का एड्रेस प्रूफ रिक्वायरमेंट होता है। और बैंकों में जो है एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो एड्रेस प्रूफ है वो चाहिए होता है। तो आपको जो वो पिन कोड है करंट वाला वो यहाँ पे डालना है, जो भी कस्टमर का पिन कोड है यहाँ पे एंटर करना है। इस प्रकार से वो जो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि ये वाला पिन कोड जो है इसमें मैप नहीं है, तो हम जो है एक दिल्ली का पिन कोड डाल लेते हैं 111001 पिन कोड डालेंगे, ओपन होकर के आ गया। यहाँ पे देख सकते हो IDFC की ब्रांच भी आ चुकी है, उसका एड्रेस भी आ चुका है राजेंद्र प्लेस दिल्ली। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर जोमीटर, अगर मान लो पिन कोड मैप नहीं होता वो मैप करा देंगे। अब आपको ये पता चल गया कि जो है ये कैसे चेक करना होता है। अब पॉइंट पे आते हैं मेन बात पे कि जैसे कि आपके पास कस्टमर का TVR आ चुका है, कस्टमर आया आपके पास, आपने उसका लोकेशन चेक करी, सबसे पहले IDFC में वर्किंग है। उसके बाद आपको जो है कंपनी कैटेगरी चेक करनी है। ये जो है आपको मेन क्या है कि आप सीखोगे, धीरे धीरे करते रहोगे तो आपको समझ आता रहेगा। ये आपने चेक किया कंपनी लिस्ट, अकाउंट वगैरह, ये चेक करने के बाद फिर आपको जो है फाइल लॉगिन करनी है। फाइल लॉगिन कहाँ से होते हैं वो मैं आपको भी एक एक करके बता देता हूँ। ये आप जो यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल फर्स्ट पे IDFC की जो पोर्टल है वो लॉगिन करा जाता है। यहाँ पर यूजर नेम जो पासवर्ड है वो आपको हमारे थ्रू दिया जाएगा। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ID पासवर्ड जो है ले सकते हो। ID पासवर्ड एक्चुअल तरीके से फिल करने के बाद आप जो है इस पेज पे आओगे तो हमारे पास जो है ऑथेंटिकेशन आती है। जब तक मैं अपनी तरफ से इसको अप्रूव नहीं करूंगा तो आपकी लॉगिन जो है ये नहीं होगी। यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि मैं जैसे अप्रूव करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं आपके लिए इस लोकेशन या फिर जिस डिवाइस पे आप लॉगिन कर रहे हो उस पर जो है 90 डेज के लिए आपके मैं अप्रूव कर दूंगा ऑटोमेटिकली। फिर जो है आपको रिक्वेस्ट अप्रूव कराने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा करेगी, ऑटोमेटिकली आपके जो भी जिस डिवाइस पे आप लॉगिन करो ऑटोमेटिक, जैसे कि मैंने अभी अपने मोबाइल से यहाँ पे अप्रूव कर दिया और जो पोर्टल है वो लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइल कैसे लॉगिन करनी होती है, तो ये सबसे पहले होम पेज है। यहाँ पे मैं कुछ नंबर डाल लेता हूँ जैसे कि 7037 अपना ही नंबर डाल लेता हूँ। इस पे क्लिक कर सर्च करूंगा जैसे तो न्यू लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक फैक्चर करेगा। डिजिटल फ्लो को सेलेक्ट रहने देना है, नेक्स्ट करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। हो सकता है कि एक बार में पेज जो है रिफ्रेश ना हो, जैसे कि अभी हो चुका है, नहीं तो आपको फिर क्या करना होता, फिर से होम पे जाना होता, न ऐसे नंबर डालते कुछ भी और यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना होता और फिर जो है ये ऐप जो है ओपन हो जाता। अब जैसे कि यहाँ पे ये फिर अगर ओपन नहीं होता तो मैं जो है इसको फिर से ओपन करना होगा। तो ये प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कस्टमर की लोकेशन डाल लेनी है, जिस भी कस्टमर करंट में रहता है वो लोकेशन यहाँ फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर जयपुर, हैदराबाद, हुबली, हावड़ा, जैसे कि इसमें बहुत सारे पिन कोड अभी भी मैप हैं। मैप नहीं होते हैं और पिन कोड लिस्ट में होते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं उनको मैप करा दूंगा। यहाँ पे लोकेशन डालनी है, ये जो कोड है वो आपको ऐसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विनय शर्मा का, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, विनय शर्मा को, या फिर विनय को नहीं करते तो सुजाता को कर सकते हो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको विनय को ही जो है इसमें सेलेक्ट करना है और नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे रेफरल डिटेल में कुछ भी फिल नहीं करनी है। नीचे आएंगे प्राइमरी एप्लीकेंट में आपको कस्टमर का पैन नंबर फिल करना है, आधार नंबर फिल करना है, उसको वैलिडेट पैन एंड आधार पे क्लिक करना। ऑटोमेटिकली जो डिटेल है वो फैच कर ली जाएंगी। यहाँ पर आपको जो है टाइटल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अगर
मिस्टर मिसेस के अकॉर्डिंग आपको जैसे कि मिस्टर मिसेस वो टाइटल सेलेक्ट करना, मदर लास्ट नेम, फादर नेम जो है यहाँ पे फिल करना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है मैंडेटरी है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक कस्टमर के मोबाइल पे लिंक सेंड की जाएगी कंसेंट की ब्यूरो की, तो वो लिंक कस्टमर को सेंड कर देनी है आपको। आप जैसे ही उसको सेंड करोगे ऑटोमेटिक चली जाती है, उसको कस्टमर के मोबाइल से अप्रूव करा लेना है। यहाँ पर कंसेंट रिसीव्ड का एक मैसेज आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और सेव वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार से कंसेंट रिसीव का ऑप्शन जो है आता है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, कस्टमर जब उसको अप्रूव कर देगा ओटीपी फिल करके तो कंसेंट जो है यहाँ पे रिसीव हो जाती है। आई हेयरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव मेड द कस्टमर टेकन रिक्वेस्ट, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो जैसे कि यहाँ पे जो है डिटेल फैच करी जाएंगी, अगर फैच नहीं होती हैं तो आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें कि आधार कार्ड अपलोड करना होता है फ्रंट और बैक साइड से क्लियरली तरीके से। आपको उसको फोटो स्क्रीनशॉट कर लेने हैं, इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना, आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड से आपको अपलोड कर देना, डन कर देना। जैसे कि वैलिडेट पे क्लिक करना, दोनों साइड से अपलोड करने के बाद ओरिजिनल साइज अपलोड हो जाएगा। उसके बाद डिटेल उसमें से फैच करी जाएंगी, तो एड्रेस की डिटेल निकाल ली जाएंगी। जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन है वही करंट है और वही परमानेंट है, तो आपको उसको टिक कर देना अपने अकॉर्डिंग, जो भी एड्रेस है कस्टमर के अकॉर्डिंग। अगर सिर्फ करंट एड्रेस है जो आधार पे मेंशन है, या फिर वही परमानेंट है और करंट अगर अलग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना और करंट आपको ऑटोमेटिक फिर फिल करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो कुछ ओपन होकर के आ जाती हैं, जैसे कि फिर आपको यहाँ पे कस्टमर की केवाईसी डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें फादर नेम फिल करना है, स्पाउस का नेम फिल करना है, और इसमें आपको पर्सनल आइडेंटिफायर में कुछ भी फिल जो है नहीं करना है। यहाँ पे पैन की डिटेल ऑटोमेटिकली आती है। नीचे कस्टमर एड्रेस पे क्लिक करके आपको जो अपना करंट एड्रेस जो है फिल करना होता है, जो कि आपको फिल कर देना है। यहाँ पर जो आएंगे एक कस्टमर को अल्टरनेट कम्युनिकेशन एड्रेस, जो करंट में कस्टमर करंट एड्रेस है वो फिल करना है यहाँ पर। और आपको जो है कस्टमर का एड्रेस फुल कंप्लीट फिल करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है। और जैसे कि यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप ऑप्शन देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शन आपके पास जो है अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके जो भी कस्टमर के पास अवेलेबल है करंट वाले एड्रेस प्रूफ के लिए, वो आपको यहाँ पे दे देना और उसको आप अपलोड कर सकते हो। अब जो है कस्टमर के इंटरनली चेक करी जाएगी, तो इंटरनल चेक करने के बाद जैसे कि पॉक्सी डेक्स अप्रूव हो चुका है कि सक्सेस हो चुका है, नीचे आएंगे यहाँ पे कस्टमर की एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करनी होगी। कस्टमर जो है सैलरीड है, आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर की सैलरी फिल करनी होती है, लोन कितना रिक्वायरमेंट है, लोन टेन्योर फिल कर देना है यहाँ से, और आपको जो है यहाँ पे आना है। और जैसे कि कंपनी कैटेगरी फिल करनी है, लिस्टेड है तो उसका नेम आपको फिल करना है। कैट डी में ऑटोमेटिकली कंपनी की कैटेगरी आ जाएगी, टाइप ऑफ इनॉग्रेशन आ जाएगा। सेलेक्ट करना है आपको कि कंपनी जो आप फिल कर रहे हो वो किस प्रकार के, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर गवर्नमेंट है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो है टीचर है तो वो फिल करना है। इंडस्ट्री प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेना। कस्टमर की जो आपको ईमेल आईडी है वो फिल कर देनी है, अगर वर्क की प्रोफेशनल जो ईमेल आईडी अवेलेबल है तो फिल कर देनी है। और यहाँ पर आपको जो है यूएएन नंबर भी कस्टमर का जो है फिल कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अप्रूवल या फिर वेरिफिकेशन जो है उस केस में कस्टमर का रुक जाता है। अब जो हम यहाँ पे आगे आ जाते हैं, कस्टमर का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, उसका बैंक नेम आपको फिल कर देना और ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है कि ये बैंक जो है एलिजिबल है अकाउंट एग्रीगेटर के लिए। तो कस्टमर के मोबाइल पे एक लिंक जाती है, जैसे कि लिंक गई हुई है तो उस लिंक को कस्टमर को ओपन करना है। जैसे ओपन करेगा कस्टमर तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो है अकाउंट उसके बैंक से जो है फैच हो जाएगा। अगर फैच नहीं होता है तो आपको स्टेटमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो बाद में आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद कस्टमर का जैसे कि यहाँ रीसेंट लोन कोई भी नहीं आ रहा है, अगर पहले से चल रहा है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। ईएमआई कितनी है, लोन अमाउंट कहाँ से चल रहा है, लोन अकाउंट नंबर ऐड करना, उसके डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड आपको कराने होंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे आके देख लेते हैं कि कस्टमर का जो पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी ऑब्लिगेशन आ रही है, जैसे कि उसकी लिमिट है 19,142 और बची हुई अभी है आउटस्टैंडिंग जो उसने यूज की हुई है 3500 रुपये जो बची हुई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनेंसर का नेम, अगर आप इसको बीटी कराना चाहते हो
तो आप BTV सेलेक्ट करा सकते हो। और वैसे आपके यहाँ तक फाइल आ जाए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो और SM भी आपको जो है हमारे थ्रू सपोर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से बैंकों के नेम आ जाते हैं जहाँ से लोन चल रहा होता है। और फिर आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव हो जाता है। आप तक अभी तक का जो प्रोसेस है वो आपको यहीं तक करना होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमारे RM, हमारे SM वो कराएंगे। आपको मुझे बताना है, मैं आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट कराऊंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लोन अमाउंट कितना अप्रूव हुआ है। अब आपको उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ROI कुछ ज्यादा आ रही है, तो कंपनी की जो कैटेगरी थी वो कस्टमर की पहले से ही कुछ ज्यादा रिस्क प्रोफाइल थी, जैसे कि कैट डी। वहीं अगर कैट होती है तो ROI भी काफी कम आ जाएगा, 12 से 11 से 10.75 से जो है इसकी ROI स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यहाँ पे हम चीजें जैसे फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग EMI बन के आ जाती है कि कितना आप जो है ले सकते हो। उसके बाद आपको कंपनी की डिटेल फिल करनी होंगी। आपको उससे आगे कुछ नहीं करना है, बाकी का जो प्रोसेस है मैं आगे उसका जो है करवा दूंगा। SM से बोल करके वो आपको सारी चीजें जो है सपोर्ट कर देंगे। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ये जो है किया जाता है। आपका जो केस है वो डिसबर्समेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको हमको बता देना कि हमारा केस जो है डिसबर्स हो चुका है। तो उसके बाद जो है आपको डिटेल बतानी है। आपका जो पे आउट है वो आपको दे दिया जाएगा। ये अभी पे आउट है वो चेंज हो जाएगा, 2.45 इंस्टेंट में पे आउट मिलेगा। यानी कि जितनी भी आप फाइल करोगे 1 लाख पे आपको जो पैसा है वो 2450 रुपए मिलेगा। तो आपको जो है आप देख सकते हो। अगर आपको भी जो है आपका पोर्टल अपने नेम से बनाना है और अगर कोई SM आपके जो है जान पहचान का है IDFC फर्स्ट बैंक में, तो आप जो है उनको ये वाला कोड दे करके अपने नेम से भी पोर्टल जो है बनवा सकते